गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है हमारा, 2 लेक्चर हो चुके हैं, 3rd लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मोशनल ईएमएफ के बारे में बात की थी लेक्चर 2 के लास्ट में हम लोगों ने, और वो मोशनल ईएमएफ हमने रोड में निकाला था। 2 तरीके से बात समझाई थी, एक एरिया लेके और एक बिना एरिया लिए। जब इसको चला रहे हैं आप v स्पीड से, v इनसाइड में आपने ले रखा था, तो आपको समझ में आ चुका था कि इसके अंदर एक EMF जनरेट हो जाएगा विद दीज पोलैरिटीज। नीचे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए थे, ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट आयंस थे, तो एक EMF जनरेट हो चुका था। उस इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है BVL। L लेंथ है, बहुत थिन रोड है ये वाली, ध्यान रखिएगा। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू BVL है। ये एक्चुअल में छोटे छोटे सेल्स हैं जो सब सीरीज में कनेक्टेड है। एग्जांपल के लिए बोल दूं, अगर ये वाली रोड L/2 लेंथ की ओर यूं जा रही हो, तो आप इंड्यूस्ड EMF क्या लिखेंगे? आप इंड्यूस्ड EMF लिखेंगे BVL/2। क्यों? क्योंकि इतनी लेंथ के सेल बने, यानी ये BVL/2 का सेल, ये BVL/2 का सेल, ये दोनों सीरीज में। तो याद रखिए, कभी आपको ये एलिमेंटल सेल बनाना पड़ जाए तो एलिमेंटल सेल कितना हो जाएगा? BV dx या dy, जो भी आप लेंथ ले रहे हैं। तो आप इस तरीके से इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू को लिख पाएंगे इसी रॉड के अंदर। तो इंड्यूस्ड EMF के अंदर हायर पोटेंशियल टर्मिनल को कैसे जज करते हैं? सिंपल सी बात है, राइट हैंड पाम रूल। आपने मैग्नेटिक फोर्स तो निकालना है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किधर गया? क्योंकि एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ था मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और बाद में वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने के बाद इक्विलिब्रियम कब आया था? जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उस मैग्नेटिक फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेता है। तो पहला कॉज कौन है? मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स राइट हैंड पाम रूल से निकालना आता है। V इनवर्ड, V अभी राइट में शो किया हुआ है, तो पाम से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है, यानी पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन ऊपर होगा, नेगेटिव का एक्यूमुलेशन नीचे होगा, तो सेल का हायर ईयर लोअर ईयर। और सेल में करंट लोअर से हायर चलता है। सेल के बाहर तो करंट हायर से जाएगा, लेकिन सेल में करंट लोअर से हायर जाएगा। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। वो क्या होता है आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल इंड्यूस्ड EMF में हायर पोटेंशियल कैसे मार्क करना है वो समझ में जाना चाहिए राइट हैंड पाम रूल से। V की डायरेक्शन, स्ट्रेच फिंगर B परपेंडिकुलर टू थंब, परपेंडिकुलर किसके? फिंगर्स के परपेंडिकुलर थंब मोशन को, तो पाम से बाहर की तरफ जाने वाला परपेंडिकुलर पॉजिटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन को शो कर रहा है, वो हायर पोटेंशियल को शो करेगा। ये आपको ये भी समझ में आ गया। और समझते हैं इसी के अंदर, अगर ये सेल इतना सा हो, ये एलिमेंट इतना सा हो, dy dz dx, वो हमें डायरेक्शन के हिसाब से बात करनी होती है। इस टाइम पे लेंथ में यूं मान रहा हूं, v स्पीड से इधर जा रहा है, b इनवर्ड है, तो इन दो टर्मिनल्स, अगर मैं a b की बात करूं, या a b की बजाय pq लिखते हैं इसको, क्योंकि b से मैग्नेटिक फील्ड को शो कर दिया है, तो vp माइनस vq, जो कि फिलहाल dv ही है या d इंड्यूस्ड ही है, इसकी वैल्यू आएगी BVL, और ये L dy है, यानी ये कितना सा सेल बना। तो आप सबको समझ में आ गया BV dy। अब हो सकता है B वेरिंग हो, अभी तो मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरिंग कर दूं, तो टोटल इंड्यूस्ड EMF के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हो गया इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जी। तो इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। अगर BV कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन दिखाई हमें दे ही रहा है, और अगर B वेरिंग है तो फंक्शन पुट कर दीजिएगा। तो आपको सबको समझ में आ गया कि एलिमेंटल EMF कैसे लिखा जाता है। और चेक करते हैं इसी बातचीत के दौरान। सपोज कीजिए रॉड अब आपके पास ये वाली यूं है, और रॉड क्या चीज होती है? जिसकी ये वाली डायमेंशन या क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हो। इस रॉड को आप इस तरफ मूव करवा रहे हैं v स्पीड से, और b इनवर्ड है,
और इस रॉड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थिन रॉड। थिन का मतलब ये डायमेंशन नेग्लिजिबल है। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होनी तो इसकी बीवी डीवाई चाहिए इस हिसाब से, लेकिन डीवाई को बोल ही रहे हैं that this dy approaches 0 है, तो यहाँ पर भी dy approaches 0, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन की लेंथ आने वाली है, इसमें इंटीग्रेशन के लिए कोई लेंथ नहीं आने वाली। इसमें इंटीग्रेशन की लेंथ दे रहा हूँ b बेरिंग बोल के, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन की लेंथ नहीं दे रहा हूँ। तो इसमें भी dy approaches 0 है, इसमें भी dy approaches 0 है, लेकिन इसमें dy की कोई लिमिट आ रही है, इसमें लिमिट नहीं है, dy 0 ही है। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना लिखा जाएगा इस सिचुएशन में, 0 लिखा जाएगा। थिन रॉड है तो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा मोटा ले लीजिए तो पक्का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्यों नहीं आएगा, कंफर्म आएगा। उसकी थिकनेस बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होगा। समझ में आ गया होगा आप सबको कि कैसे कैसे हम लोग इंड्यूस ईएमएफ पे बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन कैसे लिए इन चीजों का आप सबके सामने है कुछ, ठीक है। तो इसको यहां तक ध्यान से नोट कीजिए। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू रॉड के अंदर आप लोग निकाल चुके हैं, BVL, BV DY, ये सारी बातें आपको करनी आ गई है। और आप लोगों ने हायर पोटेंशियल टर्मिनल को भी देख लिया है। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आसान आसान से क्वेश्चन हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी विशेष बात इसके अंदर नहीं है, बस अवेयर रहिएगा कि क्या लिखा जा रहा है। मानिए ये वाली रॉड L लेंथ की है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में पड़ी है, और ये वाली रॉड इस तरफ जा रही है 20 मीटर से। कोई एंगल लेना तो एंगल ले लीजिए, डजंट मैटर। थीटा विद रॉड ले लीजिए, थीटा विद नॉर्मल ले लीजिए, जैसे मर्जी कीजिए। हमसे पूछा गया है कि हायर पोटेंशियल टर्मिनल को बता दीजिए और पोटेंशियल डिफरेंस को बता दीजिए। हायर पोटेंशियल टर्मिनल कौन सा होगा PQ में से वो बताना है, और एक बताना है आपको व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। आराम से आधा 1 मिनट सोचिए और फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। इस चीज को बताने के 2 तरीके हैं डियर, ध्यान से सुन लीजिएगा। सिंपल सा तरीका, आप कहिए कि इस V को रिजॉल्व कर दीजिए जी। V को रिजॉल्व किया तो V cos थीटा, V sin थीटा। ये वाली चीज B के साथ जब जाती है तो EMF को इंड्यूस करती नहीं है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि B इनवर्ड होगा, ये थिन सेगमेंट है, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ से आना है, में रोल V sin थीटा आएगा, तो EMF की वैल्यू आएगी BVL sin थीटा। में VP हायर होगा VQ से, वो कैसे पता लगा, पाम रूल से। B इनवर्ड मोशन इधर, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। समझ में आ गया जी हमें। बट सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिंक अबाउट इट केयरफुली। क्या कह रहा हूं चेक कीजिएगा जी, क्या कह रहा हूं चेक कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा QVB, क्योंकि V और B में एंगल 90 का ही है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को इधर जाना चाहिए था। थिन है, इधर तो जा नहीं पाएंगे, इधर ही जा पाएंगे, तो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट इधर लेके जाएगा, कौन सा फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल जनरेट करेगा दीवार के साथ, वो सब समझ में आ रहा है रॉड के साथ। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया QVB sin थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया QVB sin थीटा। QE का एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी BV sin थीटा। तो प्रूफ से भी क्लियर हो गया कि इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, BVL sin थीटा आएगा। 2 तरीके से बात बोली है, दोनों चीज समझ में आनी चाहिए। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिख रहा हूं, लॉजिक समझिएगा, लॉजिक के अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मान लीजिए
ये आपके पास जितनी चीजें ले रहे हैं सारी कंडक्टिंग ले रहे हैं, कोई नॉन कंडक्टिंग चीज नहीं है। ये आपके पास एक कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर रिंग है, समझना भाई सब लोग अच्छे से। ये जुड़ा हुआ नहीं है, सेमी सर्कुलर रिंग है, डॉटेड से शो कर रहा हूं, लेकिन रिंग इतना ही है जो मार्क किया हुआ। ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस है r। इसे आप v स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर लेके जा रहे हैं। इसे आप इस मैग्नेटिक फील्ड में v स्पीड से किधर लेके जा रहे हैं? इन टर्मिनल्स के नाम vp vq रख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंसेस। आई एम लुकिंग फॉर vp माइनस vq। दो तरीके से बात करनी आनी चाहिए, कोई नहीं। तो vp माइनस vq की डिमांड है बस, करने के तरीके फिर वही दो हैं, आप पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम टाइम पे जो चीज ये वाली बोली है समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन उसके अंदर की स्टोरी भी समझ में आ जानी चाहिए। दो बातें हैं इसके अंदर, तो सोच समझ के इसका आंसर लिखिए क्या आएगा, और अंदर की स्टोरी के बारे में भी सोच लेना साथ में। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत गौर से एक बात समझ लीजिए बच्चों, इस चीज के अंदर अलग से नोट कर लीजिए, चाहे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई रॉड है जो यूनिफॉर्म फील्ड B के अंदर इस तरफ v स्पीड से जा रही है, और ये ओरिएंटेशन थीटा गिवन है, ये लेंथ l है। B और V 90 डिग्री पर ही है, लेकिन B और L में एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो अब इंड्यूस EMF कितना आएगा ये चेक करना है। इंड्यूस EMF कितना आएगा ये चेक करने के फिर से दो तरीके मेरे पास। अब दो तरीके में इंटरनल चीज समझ में आ चुकी है, इसको लिखने का तरीका समझते हैं। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। तो V का ये कंपोनेंट V sin थीटा, T का ये कंपोनेंट V cos थीटा। तो लेंथ के परपेंडिकुलर V sin थीटा, लेंथ के लंब V cos थीटा। ये EMF इंड्यूस करने में कंट्रीब्यूशन देगा नहीं। तो इंड्यूस EMF कितना आ जाएगा? BV sin थीटा इनटू L, दैट इज BVL sin थीटा। या फिर क्या करो, ये V इधर जा रहा है, लेंथ L है, तो लेंथ का वो कंपोनेंट निकाल लो जो V के परपेंडिकुलर है। तीनों चीजें परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये L sin थीटा, तो इंड्यूस EMF कितना आ रहा है? अब ये रोड और ये रोड, दो रोड जा रही है, इस रोड में EMF आएगा नहीं, इस रोड में EMF आएगा। तो कितना EMF आएगा? BVL sin थीटा इस रोड की इफेक्टिव लेंथ है। बहुत ध्यान से देखना ना बॉस। इंड्यूस EMF तीनों परपेंडिकुलर है, BVL। क्लियर हो गया सबको कैसे लिखा गया? ध्यान से नोट कर लीजिए। इंड्यूस EMF की वैल्यू BVL sin थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाता हूं, अगर तुम समझ पाओ तो। इस क्वेश्चन को बीच में छोड़ दिया, पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म सिखाता हूं। इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाएगी? इस लेंथ की इफेक्टिव लेंथ V के परपेंडिकुलर आ जाएगी। लेंथ लिखनी है तो V के परपेंडिकुलर इसकी लेंथ आ जाएगी 2R, और ये इफेक्टिव लेंथ इस तरफ जा रही है, तो ये EMF कितना आ जाएगा? BV2R। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस BV2R। समझ में आ गया होगा आप सबको बच्चों कैसे लिखा गया? ध्यान से नोट कर लीजिए। इंड्यूस EMF की वैल्यूज लिखने सिखा रहा हूँ। कौन सा इंड्यूस EMF? मोशनल EMF। सारी अरेंजमेंट रॉड वाले ही है। वो रॉड स्ट्रेट रॉड हो सकती है, अब वो रॉड से स्ट्रेट रॉड होने की बजाय आप लोगों ने एक सेमी सर्कुलर वायर ले ली है, उस तार को आपने मोड़ दिया है, तो हैव लीनियर एलिमेंट्स जिनकी वजह से आप EMF की वैल्यू निकाल रहे हैं। ध्यान से नोट कर लीजिए बच्चों। आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर ये वाला सेगमेंट मोशन के अंदर, ये लेंथ वाला सेगमेंट V के पैरेलल है, तो वो EMF इंड्यूस करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। इतनी लेंथ आ रही है, इफेक्टिव L sin थीटा, L cos थीटा इधर V से जा रहा है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है EMF जनरेट करने में, इस लेंथ का कंट्रीब्यूशन। इसी बात को आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई आप एलिमेंट लीजिए, तिरछा एलिमेंट हो गया, लेंथ ये वाली है, V इधर है,
इस लेंथ के दो कंपोनेंट होंगे, इस लेंथ के जो दो कंपोनेंट होंगे उन कंपोनेंट्स को देखिए। इस लेंथ का एक कंपोनेंट v के अलोंग आएगा और एक v के परपेंडिकुलर है। जो v के अलोंग आएगा दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, तो ये वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा। और हर एलिमेंट का जब ये वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा तो आप जब इस पूरे सेगमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ आ जाएगी। इसे कंट्रीब्यूट करना है, इसने करना है, तो यहाँ से यहाँ तक के इंटीग्रेशन में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आएगी। तो कितनी लेंथ आएगी? 2r। समझ में आ गया क्या बच्चों सबको? एक तरीका और है, वो तरीका अभी बता रहा हूँ इसके जस्ट बाद। इसको पॉज करके नोट कीजिए और फिर इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए और क्लैरिटी आ जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। इन डिफरेंट केसेस में आपने इसको निकालना सीख लिया है। ध्यान दीजिएगा, मानिए आपके पास ये रॉड B इनवर्ट V इस तरफ था, तो हम लोगों ने जब इसका इक्विलिब्रियम लिखा था तो हमने लिखा था कि अंदर चार्ज पर नेट फोर्स चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिटिव, उस पर नेट फोर्स 0 हो गया। तो F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक इक्वल्स टू 0। F इलेक्ट्रिक की वैल्यू आएगी QE से और ये आएगी QV क्रॉस B से, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस V क्रॉस B से आता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहीं से तय होगी, तो आप यहीं से हायर लोअर के बारे में जज कर सकते हैं। यहीं से आप हायर लोअर के बारे में जज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन V क्रॉस B के अपोजिट है। V इस क्वेश्चन में ये रहा, B ये रहा, V क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की चीज पॉजिटिव बनेगी, नीचे की चीज नेगेटिव बनेगी। ये हायर लोअर तो यहीं से डिसाइड हो गया, लेकिन इसको आगे इलैबोरेट कर रहे हैं। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना हो तो आएगा माइनस E डॉट dl के इंटीग्रेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा V क्रॉस B डॉट dl का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से चीजों को चेक कीजिएगा, इस dl का इंटीग्रेशन आप नीचे से ऊपर कर रहे हैं या ऊपर से नीचे कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको हर किसी चीज की डायरेक्शन लिखनी आनी चाहिए। अभी तो हम लोग B और B में स्पेसिफिक एंगल 90 ले रहे हैं, स्पेसिफिक एंगल 90 नहीं हुआ तो अब ये बातें काम में आ सकती हैं। अब DE की वैल्यू V क्रॉस B डॉट dl, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपने जब इंटीग्रेशन करना है तो आप नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो सपोज कीजिए हम Q से P की तरफ जा रहे हैं, हम Q से P की तरफ जा रहे हैं तो dl का वेक्टर का जो एडिशन बनेगा वो Lj क्या बनेगा। तो सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हम Q से P तक जा रहे हैं तो यहाँ की पोटेंशियल BQ लिख लेते हैं और यहाँ की पोटेंशियल को BP, यहाँ की पोटेंशियल BQ है, यहाँ की पोटेंशियल BP है। तो इस DE या DV साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये सारे इंड्यूस में है तो इसे EQ EP से शो करना है इसको, क्योंकि यहाँ D लिखा हुआ है। तो D का इंटीग्रेशन तो E आ गया, लिमिटिंग फ्रॉम EQ टू EP इक्वल्स टू V क्रॉस B का इंटीग्रेशन करना है तो V क्रॉस B की वैल्यू होगी VB sin 90 J कैप। इस प्रॉब्लम के हिसाब से V इस तरफ है, V इस तरफ है, B इनवर्ट है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन प्लस J कैप में है। V और B में एंगल 90 है, ये एंगल 90 आ गया। अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिए होंगे तो ये चीज वेक्टर फॉर्म में अपने आप आई जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट में करना आता है। ये IJ के में दे रखे होंगे तो ये चीज क्रॉस प्रोडक्ट प्लस IJ के में अपने आप आ जाएगी। डॉट dl का इंटीग्रेशन आप इस तरफ कर रहे हैं, dl का इंटीग्रेशन आप इस तरफ करें तो कितना आएगा Lj कैप आएगा। तो ये J डॉट J1 बन गया तो ये आ गया BVL और ये बन गया EP माइनस EQ। तो साफ दिखाई दे रहा है P इज एट हायर पोटेंशियल एंड Q इज एट लोअर पोटेंशियल। इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लीजिए। मान लीजिए आपको अरेंजमेंट ये दे रखा है, V इस तरफ ही है लेकिन B आउटवर्ड है,
अगर B आउटवर्ड है तो अब V क्रॉस B की डायरेक्शन डाउनवर्ड बन जाएगी। अब V क्रॉस B की वैल्यू आपके पास आएगी BV sin 90 माइनस जे कैप। चेक कर लो, V ये रहा तो V क्रॉस B माइनस जे कैप में जा रहा है। अभी भी आप इंटीग्रेशन के लिए Q से P की तरफ जा रहे हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, तो DE का इंटीग्रेशन फ्रॉम EQ टू EP इक्वल्स टू, वही बात लिखनी है B क्रॉस B, तो ये आ गया BV sin 91 हो चुका है माइनस जे कैप। आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो L जे कैप, इसका इंटीग्रेशन DL का L कर ही दिया, J डॉट J 1 बन जाएगा, माइनस है तो माइनस BVL। लेकिन ये आया क्या है EP माइनस EQ, इसका मतलब P इज एट लोअर पोटेंशियल एंड Q इज एट हायर पोटेंशियल। ये पाम रूल से चेक किया जा सकता है। B आउटवर्ड है, V उस तरफ है, तो पाम से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर हायर पोटेंशियल को शो करता है, तो Q विल बी एट हायर पोटेंशियल, P विल बी एट लोअर पोटेंशियल, तो EP माइनस EQ मस्ट बी नेगेटिव, नेगेटिव ही आ रहा है। तो कैसे लिखा गया आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। V क्रॉस B डॉट DL से इसकी बात लिखी गई है। इस DL को ध्यान से देख लीजिए। एक लास्ट एग्जांपल है, कुछ बात कहना चाहता हूँ, 100% क्लियर कीजिएगा अपने दिमाग में इस बात को। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा आपके पास इस बात को समझने का। मान लीजिए कि आपके पास एक इर्रेगुलर वायर है, अभी तक आपने रॉड देखी, सेमी सर्कुलर देखी, ये B इनवर्ड है, ये इस बोर्ड के प्लेन में वायर पड़ी और ये वायर कंडक्टिंग है। मुझे P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, B इनवर्ड है, और इस वायर को आप इस तरफ लेके जा रहे हैं V स्पीड से। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू लिखनी है, P से Q तक इंटीग्रेट करने वाले हैं। आप हायर पोटेंशियल बता सकते हैं कि Q विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड P विल बी एट लोअर पोटेंशियल। चेक कीजिए क्या लिख रहा हूं, इसको इरेज करके लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, DE की वैल्यू है V क्रॉस B डॉट DL। आप P से Q तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, DE का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट DL। कहां से कहां तक? EP से EQ तक, तो EP से EQ तक, या भी आप यहां से यहां जा रहे हैं, ये कांस्टेंट है। V और B में अभी तक जितने केसेस किए हैं उस सब में एंगल 90 डिग्री था, बट जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो, लेकिन V और B में जो मर्जी एंगल हो, मान लीजिए V और B कांस्टेंट दे रखा है, अगर V और B कांस्टेंट दे रखा है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। डॉट इंटीग्रेशन ऑफ DL, ये क्या चीज बन गई? EQ माइनस EP। अब डॉट DL लिखा है तो इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या बनेगा? इन सब DL का इंटीग्रेशन ये वाला वेक्टर बनेगा विच इज PQ। तो यहां पर आप लिख लीजिए इसको V क्रॉस B डॉट PQ। ये EQ माइनस EP की वैल्यू है, ये EQ माइनस EP की वैल्यू है आपके पास। अब इस बार Q ऊपर दिखा रखा है, कंफ्यूज मत रहना, EQ माइनस EP की वैल्यू दिखा रखी है अपने वैल्यू। आपको बोला होना चाहिए स्टेटमेंट जो आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है? ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए बच्चों। ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग।
नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं बच्चों, proof of Lenz law as it is consequence of conservation of energy। इस बात का प्रूफ करने जा रहा हूं कि लेंज लॉ जो था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसको गौर से समझिएगा। मान लीजिए ये एक रेजिस्टर R है, ये कंडक्टिंग रेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल है ये रेस। अभी आप टॉप व्यू में देख रहे हैं इसको। यहां पर एक रॉड है कंडक्टिंग जिसकी लेंथ है L, ये ट्रैक के बीच की डिस्टेंस होगी है। इसे आप कांस्टेंट V से इस तरफ लेके जा रहे हैं, B इनवर्ट है जो कि यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले स्टेप वाइज चीजों को देखिएगा कि क्या क्या प्रूव कर रहा हूं। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रूव कर रहा हूं। प्रूव करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, और जितना मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं वो सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। देखते हैं कैसे आएगा। जब आपने इसको इस तरफ ले जाना शुरू किया, v वेलोसिटी से आप लेके जा रहे हैं और ये स्पीड कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है वो चेक कीजिएगा। अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा BVM में। हायर लोअर को डिसाइड इमीडिएटली क्या कीजिए, पाम रूल, P इनवर्ट V इस तरफ, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये BVL का सेल बन गया। और किसी भी चीज का रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, और किसी भी चीज का रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BVL/R। सिर्फ ये एक रेजिस्टेंस ले रखा हम लोगों ने, तो यहां से जाने वाला करंट हो गया BVL/R। अब अगर करंट BVL/R आ रहा है और ये एक बल्ब है, तो ये किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? बल्ब है, अप्लायंस है, तो रेट एट विच सर्किट इज कंज्यूमिंग एनर्जी। सर्किट इज कंज्यूमिंग एनर्जी, ऑफ कोर्स दिस थिंग इज कंज्यूमिंग एनर्जी। कितनी? आई एम लुकिंग फॉर रेट, दैट इज पावर, सेट I²R, तो इट इज B² V² L² R² into R. This is the rate at which energy gets consumed in that load. तो अब चेक करते हैं, और ये I की डायरेक्शन भी समझ में आ गई। ये I इंड्यूस्ड है जिसकी वैल्यू BVL/R आ गई। कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो BVL/R+R लिखते, नहीं दे रखा है अभी, तो BVL/R से चल रहा है। आ गया। अब ये करंट I इसमें जा रहा है, तो ध्यान दीजिए B इनवर्ट I ऊपर, तो इस रॉड पर एक मैग्नेटिक फोर्स पीछे एक्ट कर रहा है। लेंज लॉ क्या करता है? उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और कॉज है रोड का पास आना, अपोज है रोड क्यों पास आ रही है भाई? अपने आप एक फोर्स जनरेट हुआ, और फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड है। फ्लक्स क्या हो रहा था? इसको पास लेके जा रहे हो, तो इसके पास आने के कारण ईएमएफ जनरेट होगा, तो पास आने का अपोज क्या होगा? धक्का मारेगा पीछे। कॉज का अपोज होता है, लेंज लॉ की बात चल रही है। हाँ, कॉज का अपोज होता है, तो एफ मैग्नेटिक आ गया ऑन रोड इक्वल्स टू ILB अपोजिट टू V। बिल्कुल सही है जी, ILB फोर्स आ गया। ILB में एंगल चेक कर लीजिए ना, फोर्स का ILB साइड देखा, IL और B में एंगल 90 गई है। IL ऊपर की तरफ, B इनवर्ट,
तो मैग्नेटिक फोर्स ये एक्ट करेगा। अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आप चला रहे हैं, इट सिंपली मींस वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, इट मींस आपने इस पर इतना एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है। टू मेक द रोड मूव with constant velocity, external force of same amount is needed. Opposite to Fm. तो आपने कहा कि F एक्सटर्नल मैंने IL भी लगा रखा है, में I की वैल्यू कितनी है BV/L/R, तो फोर्स एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई B²L² V/R। अभी चाहे आप हाथ से धक्का मारो, करंट आने का डर है तो डंडे से धक्का मारो, तो धक्का क्यों मार रहे हो इसको? इट मींस यू आर डिलीवरिंग पावर टू इट। अब तुम इसको किस रेट से एनर्जी दे रहे हो रोड को? तुम कहोगे आपने रेट लिखा तो रेट की बात करनी है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा F एक्सटर्नल इनटू V। F एक्सटर्नल लग रहा है, V से लेके जा रहा हूं, तो एक्सटर्नल पावर डिलीवर्ड टू रोड मैकेनिकली, पता नहीं कौन धक्का मार रहा है, बट पावर तो डिलीवर हो रही है। तो P एक्सटर्नल डिलीवर्ड कितना आ गया F एक्सटर्नल इनटू V, दैट इज B²L² V²/R। तो यहां से इवेल्युएट किया, चेक किया, तो वी आर वेरी मच क्लियर, वट एवर एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द रोड वी आर गेटिंग एट लोड। वट एवर एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू रोड, यहां रोड बोल रहा हूं और वहां बोल रहा हूं इज कंज्यूम्ड एट लोड। इट मींस लेंज लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? अगर कोई कह दे कि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी लूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इन तारों का मानेगा, तो बच्चे वहां पर I²/r वहां पे डिलीवर होगा, तो टोटल पावर कंजप्शन कितना लिखेगा? टोटल पावर कंजप्शन I²R+R लिखेगा, में I की वैल्यू BV/R+R रहेगी, तो चलेगा। तो R इफेक्टिव ही, तो ये R इफेक्टिव ही है, डजंट मैटर, फोर्स IL भी सही आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेंज लॉ में वैलिड है। मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा होता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस कुछ करके देखते हैं, इसका बेस आसान से है, ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करने के लिए भी देखा आपने। मानिए ये रेजिस्टेंस R है, ये टॉप व्यू, ये कंडक्टिंग रेल्स है, कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल स्मूथ रेल्स, फ्रिक्शन नहीं है, इनके बीच का गैप है L। ये रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, आपने इसको V0 वेलोसिटी देके रिलीज किया t=0 पर। इंड्यूस EMF कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इनवर्ट। अब क्वेश्चन की वर्डिंग देख लीजिए, सिंपल से लिख रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एट टाइम t। ये t=0 पर गिवन वेलोसिटी, वेलोसिटी के छोड़ दिए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एट टाइम t, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास करने के लिए 2 मिनट है, स्क्रीन को पॉज करके 2 मिनट लगाइए। अब देखिए प्रॉब्लम को सोचना कैसे होता है, करना कैसे होता है, सिंपल सी चीज है।
आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे दी है। अगर आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे दी है, इसका मास m गिवन है, ये जैसे ही आगे जाएगी फ्लक्स घटेगा तो करंट इंड्यूस होगा, तो इस रॉड पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये रिटार्ड होगी, तो स्पीड कम होगी तो करंट भी कम होगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ घटेगा, यानी फोर्स तो इस पे वेरिंग आएगा। तो इसको पूरे को लिखते हैं, मान लीजिए टी टाइम पर इसकी स्पीड v है, अगर टी टाइम पे स्पीड v जब मर्जी आगे आ गया हो, तो ये ईएमएफ कितना होगा उस टाइम पे, vvf। तो इस इंस्टेंट का हम बात कब कर रहे हैं, एट इंस्टेंट t, एट टाइम t सेकंड बात कर रहे हैं। E इंड्यूस्ड की वैल्यू आ जाएगी bvl, लेट स्पीड v बोल चुके हैं, तभी हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ ये लिखा, तो इस इंस्टेंट का करंट कितना आ जाएगा, bvl/r। तो फोर्स ऑन रॉड कितना आएगा, फोर्स ऑन रॉड आएगा ILB में I की वैल्यू हो गई तो b²v/L²/r, ये रिटार्डिंग फोर्स है। तो रिटार्डिंग फोर्स मैग्नेटिक वाला ये आ गया, तो रिटार्डेशन कितनी आ जाएगी, -b²v/L²/mr। टाइम फंक्शन चाहिए तो एक को dv/dt से रिप्लेस करो, dv/v का फंक्शन आ गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये सब कांस्टेंट है। t = 0 पर स्पीड v नॉट थी, t टाइम पे स्पीड ढूंढ रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन आ गया ln v, इसका इंटीग्रेशन आ गया t, ये आ गया ln v/v नॉट इक्वल टू दिस थिंग। तो v/v नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e⁻⁴ ये kT, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v नॉट e⁻⁻kT, वेयर k इज, जो हमने यहाँ भी लेट किया, b²L²/mr। वेलोसिटी विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, यानी इनफाइनाइट टाइम पर जाके स्टॉप होगी, ये भूल न जाना। और इस रॉड की सारी काइनेटिक एनर्जी उस लोड पे खर्च हुई है। किसी इंस्टेंट में कितनी एनर्जी खर्च होगी, किसी इंस्टेंट की खर्च एनर्जी होगी I²R। तो टी टाइम में खर्च एनर्जी कितनी हो जाएगी, टी टाइम में खर्च एनर्जी हो जाएगी I²R dt। तो टोटल खर्च एनर्जी कितनी हो जाएगी, I²R dt का इंटीग्रेशन कब से कब तक, 0 से इंफिनिटी तक। अब I की वैल्यू तुम रख लो ये वाली, V का फंक्शन ये डाल दो, क्योंकि V का टाइम फंक्शन चाहिए होगा। जब इसको इनफाइनाइट टाइम में सॉल्व करोगे तो ये रॉड की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²² के बराबर आ जाएगी, और तो टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी कितनी है, जितनी रॉड के पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो सारा उसके क्रॉस आ जाएगी। जो लास्ट टाइम बोली है उसे 2-3 बार रिवाइज करके सुन लेना, ठीक है, नोट कर लो। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम्स को डील करना है इसके अंदर। और फ्रेम में आने के लिए कहा जा रहा है, हाँ जी। तो सबको समझ में आ गया होगा कि कितना ईएमएफ जनरेट होता है, कैसे कैसे सारी चीजें लिखी जाती है मैथमेटिकली इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही, काफी इस लेक्चर में।